इस वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के जो हिंदी कोर जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में संकलित कविता वे आंखें का, जिसके कवि जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने भारतीय किसान की दुर्दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है कि आज़ादी के बाद उम्मीद थी कि हमारे देश के किसानों की अवस्था में कुछ सुधार आएगा। पहले हमारा देश आज़ादी से पहले 1947 तक अंग्रेज़ों के जो जुल्मों का शिकार रहा, और उसके पश्चात हमारे देश के लोगों को उम्मीद थी कि किसान जो खासकर जो किसान वर्ग है उसकी स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन इस कविता के माध्यम से हमें ये मालूम चलता है कि उस अवस्था में सुधार नहीं आ पाया। तो इस सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कवि सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में, जिसका चित्र आपको इस स्लाइड में अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्रकृति पर आधारित कविताएं की रचना ज़्यादा की है। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। जन्म इनका सन 1900 में कोसानी जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, उत्तरा, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा, चांद, लोकायतन आदि हैं इनकी रचनाएं हैं। इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हम बात करें इनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में कि जो कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ये छायावाद के प्रमुख जो 4 स्तंभ माने गए हैं। आधुनिक काल की जो कविता छायावाद है, पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला, तो उन छायावाद के 4 स्तंभों में से ये पंत जी भी एक प्रमुख पिलर रहे हैं, स्तंभ रहे हैं। इन्होंने, जैसा आपको बताया, मैं इनको प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति आधारित कविताओं की रचना अधिक की है। हिंदी कविता में प्रकृति को प्रकृति मीन्स नेचर, कुदरत को इन्होंने बहुत अच्छे से इसका कुदरत का वर्णन इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। इनकी कविताओं में प्रकृति और मनुष्य के जो इंटीमेट रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है, उनका इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार रहे हैं ये पंत जी। इनका जो मिजाज स्वभाव रहा है वो कविता की शैली में बदलाव के ये पक्षधर रहे हैं, और इन्होंने इसको अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने इसको अभिव्यक्त भी किया है। बच्चों, हम देखें इसके बारे कि इनकी जिन्होंने सबसे पहले जब इन्होंने कविताएं लिखना स्टार्ट किया, वो छायावाद की परिपाटी पर कविता लिखी। ठीक है। इसके बाद इन्होंने प्रकृति के परिवेश पर, पल पल प्रकृति जो परिवर्तित होती प्रकृति, उसकी सुंदरता पर आधारित इन्होंने कविताएं लिखी। बाद में प्रगतिशील कविता के पक्ष में कविताएं लिखने लगे, और उस कविताओं के अंतर्गत ही ये जो कविता आपकी प्रस्तुत हुई है वे आंखें, उस कविता का इन्होंने इस कविता का और जैसी अनेक कविताओं की इन्होंने रचना की हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इनकी भाषा शैली की बात करें, तो इन्होंने अधिकतर नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और इन्होंने आलोचना जो होती है उसके क्षेत्र में भी इन्होंने कार्य किया है। रूपाप नामक पत्रिका की इन्होंने एडिटिंग भी की है, संपादन भी किया है। ठीक है। ये जो पंत जी हैं, जो भाषा के प्रति बड़े सावधान थे, सचेत थे। इनकी भाषाओं में, इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी है, और वो बहुत सरल और सौम्य भाषा में इन्होंने वर्णन किया है। और इनकी जो कविता की जो भाषा है, उनमें बिंब का वर्णन इन्होंने, बिंब का प्रयोग बहुत अच्छे से इन्होंने किया है। बिंब क्या होता है? बिंब होते हैं शब्द चित्र। इनकी कविता पढ़ते पढ़ते श्रोता और पाठक के जो मन में एक चित्र उभर आता है, इसलिए इन्होंने इसकी कविताओं में बिंबात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने बहुत अच्छे से किया है। हम बात करें बच्चों, ये जो प्रस्तुत कविता है, कविता का नाम वे आंखें, जो प्रगतिशील दौर की कविता है। जब हमारे देश में इस तरह का जो प्रगतिशील कविताएं लिखने का दौर चल पड़ा था, उस समय पंत जी ने कविता लिखी है। इसमें विकास और विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। सब जगह विकास हो रहा था उस समय,
लेकिन किसान की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ पा रहा। कई सदियों से शोषण का शिकार जो किसान है वो उसका जीवन अभी भी शोषण से भरा हुआ है। दुख की बात यह थी कि स्वाधीन भारत में जब भारत हमारा देश आज़ाद हो गया, किसानों को उस किसान की बुरी अवस्था को दूर रखने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई। उनकी अवस्था को, उनकी गरीबी को, उनकी स्थिति से उनको बुरी अवस्था से उबारने का प्रयास नहीं किया गया। वो किसान अंग्रेज़ों के समय भी उनका शोषण हो रहा था और आज़ादी के बाद भी उनका शोषण हुआ। आज़ादी से पहले अंग्रेज उनका शोषण किया करते थे और आज़ादी के बाद वो अंग्रेज़ों का स्थान जमींदारों ने ले लिया। तो इस कविता के माध्यम से उस किसान की, उसके व्यक्तिगत और पारिवारिक दुख को ये कविता व्यक्त करती है और बहुत ही मार्मिक ढंग से कवि ने इस कविता की प्रस्तुति की है। कविता है वे आँखें। अब यहाँ कवि जो पंत जी है, किसान की आँखों के माध्यम से उस किसान की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। इसको कविता की पंक्तियाँ हैं, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश वह किसका। यहाँ बात करें अंधकार की गुहा, गुहा बोलते हैं गुफा को। सरीखी, सरीखी मीन्स के समान, कि किसान की जो आंखें हैं कवि को एक अंधी गुफा के समान लग रही हैं। जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति को अंधेरी गुफा में देखने से डर लगता है, उसी प्रकार कवि को उस किसान की आंखों में देखने से डर लग रहा है। डर लग रहा है, वो डरा हुआ कवि का मन। भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण मीन्स भयंकर। दैन, दैन मीन्स दीनता से भरा हुआ, बेचारा है बेचारा किसान, बेचारगी भरी हुई है इस किसान की आंखों में। नीरव, नीरव मीन्स बिना रोए हुए, बिना आवाज का, रोदन मीन्स रोया हुआ। तो किसान इतना दुखी है कि वो दुख है उसकी आंखों में प्रकट हो रहा है, लेकिन उस दुख को वो व्यक्त करने की अवस्था में नहीं है। तो कवि को उस किसान की आंखों में वो दुख, नीरव बिना आवाज का जो रोना है किसान का, वो आंखों में दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कवि को उसकी जो आंखें हैं वो उसको देखने से डर लग रहा है। कवि आगे कहता है, वह स्वाधीन किसान रहा। स्वाधीन मीन्स आजाद। वो किसान कभी इंडिपेंडेंट था, कभी उसके अपने खेत हुआ करते थे। अभिमान भरा आंखों में इसका, और इस बात का किसान को अभिमान होता है कि एक समय था जब वो इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र, किसी का गुलाम नहीं था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों का गुलाम रहा और अब वो जमींदारों का गुलाम हो गया है। छोड़ उसे मझधार आज, मझधार बोलते हैं बीच धारा में, संसार कगार सदृश वह किसका। ये संसार है, कगार पर जो रेत होती है, जब उस संसार एक सागर के समान होता है और सागर के किनारों पर जब लहरें पड़ती है तो वो मिट्टी का जो है किनारे की मिट्टी अपने साथ ले जाती है। तो कवि कहता है कि ये संसार उस किसान को उसी रेत के जो है समान वो छोड़ करके चला गया है। अर्थात वो जो किसान मुसीबतों में पड़ा हुआ है और संसार के लोगों ने उसका साथ देना बंद कर दिया है, उसे मुसीबतों के बीच में मझधार में छोड़ दिया है। हम बात करें बच्चों, जो जैसे आपको इसमें कुछ शब्द आए थे जिसको मैंने बताया आपको, गुहा, गुहा मीन्स गुफा बोलते हैं, सरीखी मीन्स समान, दारुण, दारुण मीन्स निर्दय या कठोर या भयंकर, दैन्य मीन्स दीनता, बेचारगी, नीरव मीन्स शब्द जिसमें ना हो, शब्द रहित, रोदन मतलब रोना, स्वाधीन, स्वाधीन मीन्स स्वतंत्र, अभिमान मीन्स गर्व, मझधार मीन्स समस्याओं के बीच में छोड़ दिया है संसार ने उसे, कगार मीन्स किनारा, सदृश मीन्स समान। ठीक है, अगर हम इसको देखें, जैसा मैंने अभी इसका भावार्थ बताया कि जो किसान की गड्ढों में धसी हुई आंखें हैं, गुफा के समान जो आंखें हैं, वो किसान को, जो कवि को डरा रही हैं। उन आँखों में अज्ञात भय उत्पन्न हो रहा है। ऐसा लगता है कवि को कि उन आँखों में दैनीता, बेचारगी और मौन रुदन भरा हुआ है। अपना रोना वो रो भी नहीं सकता। उसकी आंखों में भयंकर गरीबी का दुख भरा हुआ है। किसान का अतीत कई बार एक समय अच्छा था, वह सदैव इंडिपेंडेंट था, स्वतंत्र था, उसके पास अपने खेत थे, उसकी आंखों में इस बात का स्वाभिमान झलकता भी है।
परंतु आज वह अकेला पड़ गया है। संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे वो दूर चला गया संसार। तो कवि ने इस बात का वर्णन किया है। अगर हम इसको और हम आगे पढ़ने का प्रयास करें तो इसमें अगर आपको दिख रहा है कि ये जो गुहा है, गुहा मीन्स गुफा आपको दिख रही है, और यहाँ ये जो किसान है ये बड़ा बेचारगी से परेशान बेचारा है और दुखों से पड़ा हुआ है। अगर हम देखें इसका क्वेश्चन आता है कि भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य लिखिए। भाव सौंदर्य हम लिखना पड़ता है कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, और काव्य सौंदर्य शिल्प सौंदर्य में उसकी फिजिकल ब्यूटी क्या है, कैसे भाषा छंद अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो अगर इसको हम देखें, किसान की उपेक्षा का मार्मिक चित्रण है, हृदय को छू लेने वाला चित्रण किया गया है, जिसको हम भाव सौंदर्य लिख सकते हैं किसान की दशा का। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। दारुण दैन्य दुख द वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। कगार सदस्य में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा में लाक्षणिकता लक्षणों को व्यक्त करने वाली भाषा है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है लेकिन उसमें संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, और भाषा में फ्लुएंसी है, प्रवाह है, कहीं रुकावट नहीं है। अगला देखें हम इसका पैराग्राफ, इसकी अगली पंक्तियां, अगला पद, लहराते हुए खेत दृगों में, दृग बोलते हैं आंखों को, कि जब वो किसान आजाद था उस आज़ादी के समय अपने उसके खेत हुआ करते थे, उसमें फसलें हुआ करते थे, तो आज वो जो खेत हैं वो उसकी आंखों के आगे नाचने लगते हैं, दिखाई पड़ने लगते हैं। हुआ वह देख बेदखल वह अब जिनसे, वो खेत कभी जो उसके अपने थे और बाद में जमींदार ने या फिर उनको अपने खेतों से उसको दूर कर दिया, उससे वो खेत छीन लिए। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तन तन से, कि उन खेतों में जो हरियाली फसलें पैदा करती थी, फसलें पैदा होती थी, उस फसल से किसान के जीवन में प्रसन्नता का अनुभव था, उसके जीवन में भी हरियाली थी, लेकिन वो जो खेत छीन लिए गए उससे, तो जीवन की उसकी खुशियां भी उससे छीन गई। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा जो बेटा है। अब किसान को अपने बेटे की याद आती है, अब उसकी यादें उसकी आंखों में घूमती रहती हैं। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा, और वो उसकी याद क्यों आ रही है, क्योंकि उस किसान के उस बेटे को, जवान बेटे को कारकुन बोलते हैं, जो जमींदार के जो जमींदार के यहाँ काम करने वाले लठैत होते थे, उन्होंने जमींदार का कर्ज जो है किसान नहीं चुका पाया, इसके कारण जो है जमींदार के लोगों ने उसके जो जवान बेटे को लाठियों से पीट करके जवानी में मार डाला, युवा बेटा था उसका वो मार डाला। तो किसान को अपने बेटे की याद आती है। हम देखें इसमें लहराते, कुछ शब्द हैं, लहराते मतलब लहलाते जिसमें फसलें होती हैं, दृग मतलब आँख या नेत्र, बेदखल मतलब अधिकार से वंचित करना, उसको निकाल देना, तृण मतलब तिनका, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, और कारकुन कौन थे, जमींदार के कारिंदे या जमींदार के जो लठैत लोग थे। जैसा आपको आज के ज़माने में पुलिस दिख रही है ये लाठी लेकर के, लेकिन तो जो और ये लहराते हुए खेत किसान को अभी उसकी आंखों में दिखाई पड़ रहा है। अब हम बात करें बच्चों, जैसा आपको बताया मैंने इस पंक्ति के माध्यम से कि किसान अपने अतीत की याद करता है, जब अतीत में जब उसके अपने खेत हुआ करते थे, उसमें फसलें होती थी, लेकिन उन्हें जमींदार ने उसकी फसल को, ज़मीन को हड़प लिया। कभी उस जो खेत की हरियाली से उसके जीवन में भी हरियाली थी, खुशी थी, लेकिन वो ख़त्म हो गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि किसान की आंखों में अपने प्यारे पुत्र का चित्र घूमता रहता है, और उसे वो दृश्य याद आते हैं जब उसके जवान बेटे को उसकी आंखों के सामने ही जमींदार के कारिंदों ने, जमींदार के लठैतों ने पीट कर मार डाला, और ये उसके जीवन की सबसे बड़ी दुख की बात थी। हम बात करें बच्चों इसके भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य किससे, अगर ये काव्यांश आपको दे दिया जाए कि इसका काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य लिखिए, तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जमींदार के अत्याचारों का वर्णन किया है। लहराते खेत और जमींदारों की लाठी से पिटकर मरे हुए पितर से आपको एक दृश्य भी मारा है, कि मतलब आपके समक्ष इसको पढ़कर के एक चित्र सा बनता है कि कैसे मारा होगा, तो ये दृश्य बिंब है हमारे सामने। तृण में शब्दों की आवृत्ति है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इसमें। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है।
आंखों में घूमना, आंखों का तारा, ये मुहावरे हैं। ठीक है, मुहावरे का प्रयोग किया गया है, भाषा में लाक्षणिकता है, और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बच्चों अगला देखें, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुरकुही बर्दों की जोड़ी। अब किसान को वो अवस्था याद आ रही है कि किसान जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाया, इसके बदले में क्या किया, जमींदार ने उसका घर और घर को नीलाम कर दिया, बेच दिया, सब सामान बेच दिया। लेकिन उस जमींदार ने ब्याज का एक कौड़ी, एक पैसा तक नहीं छोड़ा उस पर। और किसान को इसके बाद याद आती है अपने बर्दों की जोड़ी की, बर्द मतलब बैलों की जोड़ी, जिन बैलों की जोड़ी से वे किसान अपने खेतों में काम किया करता था, उस जमींदार ने उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया। तो किसान को उन बैलों की जोड़ी के बारे में भी अपनी स्मरण हुआ था, उनकी याद भी आती है। इसके बाद किसान को याद आती है अपनी गाय को, उजली गाय को, जिसका नाम उजली था। उजली उसके सिवा किसी के पास दुहाने आने देती, दुहाने मतलब दूध निकालने। उसके पास एक गाय भी थी जिससे उसका और उसका परिवार वह और उसका परिवार दूध पिया करता था गाय का। तो कहता है किसान कि जो उजली गाय थी वो उसके किसान के अलावा किसी और से और को दूध निकालने नहीं देती थी, लेकिन वो भी उससे छिन गई। आहा आहा मीन्स दुख की बात है, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। कि एक जमाना था जब उसके अपने खेत थे, खेतों में लहलाती पसंद थी, जवान बेटा था, उसकी पत्नी थी, अपना परिवार था, गाय थी, बैलों की जोड़ी थी, तो उसके सामने सब जमींदार ने उससे छीन लिया, उसके नीलाम करवा दिया, उसके जवान बेटे को मरवा डाला। तो ये सब उसकी आंखों में तैरता है, सामने आता है। कुछ शब्दार्थ है बच्चों इसके। महाजन कौन होते हैं, जो किसानों को या फिर गांव में कर्ज देने का काम करते हैं। कौड़ी मतलब एक भी पैसा। कुर्क करना मतलब नीलाम करना, ऑक्शन कर देना। वर्दों की जोड़ी मतलब बैलों की जोड़ी। उजरी कौन है, उजली के लिए आया है। सिवा मतलब बिना, उसके अलावा। दुहाने मतलब दूध निकालने के लिए। आहा मतलब दुख की बात है, आहा सूचक शब्द है, ये दुख सूचक शब्द है। आंखों में नाचना बार बार सामने आना। इसके बाद बच्चों आपको इसमें इस प्रकार उजली गाय का चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। मैंने एक छवि चित्र दिखाया आपको। ये बैलों की जोड़ी, किसान जो है इन बैलों की जोड़ी के बारे में याद आती है किसान को। अगला जो इसको हम अगर हम देखें ना, उसका भावार्थ बताया आपको मैंने कि किसान को क्या क्या इसमें याद आता है। कि किसान की दयनीय दशा का वर्णन कवि ने बहुत अच्छे से किया है इसमें, कि किसान कर्ज में डूब गया था, लेकिन कर्ज को वसूल करने के लिए जमींदार ने एक भी पैसा उससे नहीं छोड़ा, और कर्ज को वसूल करने के लिए सारी जो उसकी प्रॉपर्टी थी, स्थायी संपत्ति, सबको नीलाम करवा दिया, उसके घर से बेघर कर दिया। लेकिन उसकी बात को नहीं माना उसने, ऋण की एक एक पैनी को भी उसने नहीं छोड़ा। किसान को सबसे अधिक पीड़ा कब होती है, जब उसके बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया जाता है। उसकी आंखों में आज भी वो दृश्य चुभता है, परेशान करता है कि सब उसका जो रोजगार था, सब कुछ उसके जीवन की खुशहाली है, वो जमींदार के कर्ज लेने के कारण, कर्ज चुका ना पाने के कारण सब कुछ उससे छिन जाती है। बच्चों इसका भी हम किसान इसके बाद उसकी अपनी गाय के बारे में याद करता है, उजरी गाय के बारे में, कि वो उजरी गाय को भी उससे वो छीन ली गई। इसके बाद किसान को मजबूरी में वो गाय बेचनी पड़ी, उसको भी नीलाम करना पड़ा इन कर्जों को चुकाने के लिए। किसान की आंखों के सामने सारे दृश्य नाचते हैं, वो बारी बारी से आते जाते हैं, और किसान को याद आता है कि एक जमाना था जब उसका जीवन सुख में चल रहा था, लेकिन अब वो सुखमय जीवन उसका दुख के में परिवर्तित हो गया है, और कोई भी उसकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। सब लोगों ने उसको बीच मझधार में छोड़ दिया है। हम बात करें इसके भाव सौंदर्य की, अन्य जो पंक्तियां उसकी तरह इसमें अब इस पंक्ति में किस जो महाजन के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। कुर्की नीलाम करना, और गरीबी के कारण बैल और गाय उसके बिक जा रहे हैं, तो इसकी बहुत दया, हमको इसको पढ़ करके दया आ रही है, ये वर्णन किया गया है। घर द्वार की कौड़ी ने, इसमें सब में क्या है, अलंकार है। कौन सा अलंकार है, वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। रह में शब्दों की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। आंखों में चुभना, आंखों में नाचना, ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ देश शब्द का प्रयोग किया गया है, जो शब्द ऐसे हैं जो पर्टिकुलर प्रांत में ही बोले जाते हैं, जैसे वर्दों।
इसके बाद ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण वातावरण का वर्णन कवि ने किया है। अगला हम देखें इसका जो पद है, बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर। अब किसान याद करता है अपनी पत्नी के बारे में, जो उसकी पत्नी बीमार थी लेकिन ना उसको दवा टाइम पे नहीं मिल सकी, इसके कारण उसकी पत्नी स्वर्ग चली गई, और अपनी पत्नी की याद करके उसकी आंखें भर आती हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और अपनी पत्नी के बाद उसकी जो खुद की अपनी बच्ची थी, जो दूध पीती बच्ची, बहुत नन्ही बच्ची थी, वो उसकी भी देख रेख नहीं हो पाई, इसके कारण वो भी अपनी पत्नी की मृत्यु के, जो उसकी किसान की पत्नी की मृत्यु के थोड़े दिनों बाद, 2 दिन बाद में उसकी जो नन्ही बिटिया है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, वो भी मर जाती है। अब कौन बचा उसके बाद? जवान बेटा पहले ही उसका मार दिया था जमींदार के लोगों ने। घर में विधवा रही पतो, पतो मतलब पुत्र की पत्नी, विधवा रही थी, वो विधवा थी, उसके पति को मार दिया जमींदार के लोगों ने। लक्ष्मी थी, वो लक्ष्मी थी, लक्ष्मी का जो घर में जो बहुएं होती लक्ष्मी का लक्ष्मी स्वरूप मानी जाती हैं। यद्यपि पति घातिन, लेकिन लोगों ने उसको किस नाम से पुकारा? पति घातिन, अर्थात पति को भी खा गई थी, क्योंकि उससे पहले उसके पति को जमींदार के लोगों ने मार दिया था। अब क्या हुआ कि जो कोतवाल था गांव का, जिस शहर जहाँ रह रहे थे, पकड़ मंगाया कोतवाल ने। कोतवाल की गंदी नज़र उसकी बहू पर पड़ गई, तो उसने उसको अपने पास बुलवा लिया, और हो सकता है उसकी इज्जत लूट ली। तो बाद में वो दुनिया को मुंह दिखाने लायक ना रही, तो उसने क्या किया? डूब कुएं में मरी एक दिन, उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली लोक लाज के डर से। और तो इसके किसान का पूरा परिवार उजड़ गया है। पहले उसका बेटा मारा गया, बाद में उसकी संपत्ति नीलाम हो जाती है, इसके बाद उसकी जो अपनी पत्नी है वो मर जाती है, उसकी अपनी बच्ची मर जाती है, और अब बच्ची उसके यहाँ पतो भी जो उसकी इज्जत लूटने के कारण वो भी आत्महत्या कर लेती है। अगर हम देखें बच्चों, इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। दबा दर्पण मतलब दवा दारू, दवा है। घरनी मतलब पत्नी, स्वर्ग मतलब स्वर्ग में मरने की बात की गई है। दुधमुई मतलब नन्ही जो बच्ची उसकी वो मरने की बात की जा रही है इसमें। इसके बाद पतोहू मतलब पुत्र की जो बीवी है उसके लिए आया। लक्ष्मी के लिए घातिन मतलब मारने वाली, कि उसकी पतोहू को पति घातिन कहा गया था। तो यहाँ बात करें, ये लक्ष्मी जी है, तो ये घर में बहू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। किसान की आंखें पथराई हुई है, उसके जो है उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। यहाँ हमने छवि दिखाने का प्रयास किया है उसकी जो पतोहू का, कि उसकी कोतवाल ने उसकी इज्जत लूट ली थी, तो अंततः उसने अपनी जीवन लीला को कुएं में डूब करके अपने छलांग लगा करके समाप्त कर लिया। अब हम बात करें यहाँ पे किसान की जो परिवार की स्थिति का वर्णन कवि ने बहुत मार्मिक ढंग से किया है, कि उसकी पत्नी दवा दारू के अभाव में मर जाती है, उसके पास इतने संसाधन भी नहीं होते कि उसकी अपनी पत्नी का वो इलाज करा सके, और ये सोच करके उसकी आंखों में आंसू हो जाते हैं कि अपनी पत्नी का वो इलाज नहीं करा पाया। इसके बाद उसकी पत्नी पर आश्रित उसकी जो बीवी जो नन्ही बच्ची है वो भी उस मरने की बात कवि ने बहुत मार्मिक ढंग से इसमें वो कही है। इसके बाद किसान की पुत्रवधू बच्ची थी, उसका नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसे पति को मारने वाली, पति को खाने वाली समझा जाता था। तो यहाँ हर चीज़ के लिए उस समय समाज में औरत को ही दोषी समझा जाता था। अगर उसका पति मर गया तो वहाँ भी दोषी उसकी पत्नी मानी गई है। समाज में पति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को हत्या का जिम्मेदार मान लिया जाता है। एक दिन कोतवाल ने उसे बुलवाया, उसकी इज्जत लूट ली, लोक लाज के कारण उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इससे किसान का पूरा परिवार ही बिखर जाता है। हम बात करें बच्चों इसके काव्य सौंदर्य की, कि किसान की गरीबी का, शोषण का, उसकी मजबूरी का बहुत सजीव वर्णन किया गया है। आंखें भराना एक मुहावरा उसका प्रयोग किया गया है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी ये तद्भव वर्ड हैं, जो संस्कृत के वर्णों का बिगड़ा हुआ स्वरूप हमारे सामने है, इनका प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार, दवा दर्पण, 2 दिन इसमें वर्णों की आवृत्ति है। पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कड़वे दृष्टिकोण का हमको इसमें वर्णन किया गया है। खड़ी बोली है जिसमें इसके बाद पुलिस के अत्याचारों का भी इसमें कवि ने वर्णन किया गया है। हम बात करें अगले पे जो इसका पद की, खैर पैर की जूती जोरू, ना सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर, सांप लौटते फटती छाती। अब यहाँ देखो समाज का औरत के प्रति दृष्टिकोण
कवि पंत जी ने व्यक्त किया है कि औरत को क्या मान रहे हैं, पैर की जूती, अर्थात उस जो पुरुष के दृष्टि में औरत का कोई महत्व नहीं है, उसे पैर की जूती के समान उपेक्षा का भाव माना था, उसको उसकी कोई कीमत नहीं है। तो कवि कहता है खैर पैर की जूती जोरू, जोरू मतलब वाइफ, पत्नी, कि पत्नी उसके पत्नी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पैर की जूती के समान थी, ना सही एक दूसरी आती। तो किसान अगर बीवी नहीं भी है तो दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन उसको दुख कहाँ हो रहा है, पर जवान लड़के की सुध कर, तो जवान लड़का उसका मारा गया, उस लड़के की सुध कर मतलब याद कर करके सांप लौटते फटती छाती, उसके हृदय को बड़ी तकलीफ होती है, उसको बड़ी पीड़ा होती है किसान को। पहले सुख की स्मृति आंखों में, पिछले सुख की स्मृति आंखों में, जो एक जमाना था जब किसान का परिवार खुशहाल था, उस खुशहाल जीवन की यादें आते ही किसान की क्षण भर एक चमक हिलाती, उसकी आंखों में एक चमक आती है, उसको अपने खुशी के दिनों को याद करके तुरंत शून्य में गढ़कर वह चितवन तीखी नोक सदस्य बन जाती है। लेकिन जब उसे अपनी वर्तमान स्थिति का ज्ञान होता है तो वही जो उसकी पुरानी यादें हैं वो उसके जीवन में तीखी नोक के समान अर्थात कष्ट देने वाली बन जाती है, उसको बहुत पीड़ा प्रदान करती है। तो हम बात करें बच्चों इसके कुछ शब्द आए इस पैराग्राफ में, इस पद में, ऐसे पैर की जूती मतलब उपेक्षित, किसी कीमत की नहीं, कोई कीमत नहीं उसकी। जोरू मतलब पत्नी, सुध कर मतलब याद करना, सांप लौटते मतलब अत्यधिक व्याकुल होना, पीड़ित होना, फटती छाती मतलब बहुत दुख होना, बहुत पश्चाताप होना, स्मृति मतलब यादें, चमक लाना मतलब खुशी होना, खुशी लाना, चितवन मतलब आंखें, दृष्टि, शून्य मतलब आकाश में, सदृश मतलब समान। किसान को वो सब नौक के समान चुभ रही हैं बातें, कि वो जब पुराने सुख की बात याद उसके दिमाग में आती है। हम जैसे आपको दिख रहा है इसमें कि आज भी यहाँ पुरुष वर्ग को स्त्री से ग्रेटर जो माना जाता है, ठीक है। हम बात करें, जबकि होना क्या चाहिए कि स्त्री और पुरुष एक ही जो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, उनको समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो किसान बहुत परेशान है और उसकी परेशानी का कोई भी जो है भारत की आज़ादी के बाद भी उसकी किसान की स्थिति को परिवर्तित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, इस बात का किसान को बहुत दुख होता है। हम बात करें इसके, जैसे होता है आपको, किसान को अपनी पत्नी की मृत्यु पर विशेष शोक नहीं है, उसे पैर की जूती के समान समझाया रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पत्नी एक नहीं दूसरी आ जाती है विवाह करके, लेकिन उसको दुख कहाँ होता है, उसे दुख आता है अपने जवान बेटे की याद आने पर, उसको बहुत कष्ट होता है। और उसको जवान बेटे की मृत्यु की याद उसको आती है तो उसके छाती पर सांप लौटने लग जाते हैं, उससे अत्यधिक पीड़ा होने लगती हैं। उसके बेटे की जो मृत्यु का जो कष्ट है, पीड़ा है, वो असहनीय होता है, इसको सहन करना आसान काम नहीं है किसान के लिए। किसान जब पिछले खुशहाल जीवन को याद करता है तो उसके आंखों में एक क्षण के लिए प्रसन्नता की चमक आती है, परंतु अगले ही क्षण, अगले ही पल उसे सच्चाई के धरातल पर सोचता है, वो वर्तमान स्थिति के बारे में सोचता है तो उसकी नज़र शून्य में टक्कर गड़ जाती है, आकाश में, आकाश की ओर देखने लगता है और उसे अपने पुराने दिन उल्टी उसको दुख देने लगते हैं। वह विचार शून्य होकर के, उसके विचार बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, टकटकी लगाकर आसमान को देखता है, भगवान की तरफ देखता है, हे भगवान मेरी सहायता करो, आपके अलावा मेरा कोई और नहीं, ऐसा उसकी आंखों में दिखाई पड़ता है। उसकी नज़रें तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती हैं, उसे पीड़ा का अनुभव होने लगता है। हम बात करें बच्चों इसके इस जो पद के काव्य और भाव सौंदर्य के बारे में, पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है, वह उसको पैर की जूती के समान समझता है और वह पुत्र को अधिक महत्व देता है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती मुहावरे हैं जिनका बहुत अच्छे से प्रयोग कवि ने किया है। तीखी नोक, सदृश्य, सदृश्य वर्ड आ गया तो इसमें उपमा अलंकार का बहुत अच्छे से प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली है, ग्रामीण परिवेश का, ग्रामीण वातावरण का चित्रण किया गया है। तो बच्चों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको इस कविता वे आंखें के व्याख्या और कवि के बारे में जो जानकारी उपलब्ध करवाई है वो जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों इसके दूसरे वीडियो के माध्यम से हम इस कविता के जो प्रश्नोत्तरी है उसके हम अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।